पिछले 2 वीडियो में हमने पहले लेसन कंप्लीट किया था। आपको उससे संबंधित मैं सोच रहा हूँ कि आपने अध्ययन किया होगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल कर सकते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना व विकास। ये स्पष्ट है कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक अंग जो है वो पुष्प कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक पादप में 2 भाग होते हैं। एक भाग उसका कायिक भाग कहलाता है और एक भाग कहलाता है लैंगिक भाग। कायिक भाग के रूप में जड़, तना और पत्तियां आती हैं। जब हम किसी पादप को बोते हैं, उसके बीज को बोते हैं, चाहे वो फसली पादप हो, चाहे वो पर्यावरण की सबसे पादप हो, अनाज वाले हों, तेल वाले हों, दाल वाले हों, तो सबसे पहले बीज के अंकुरण करने के बाद वह जड़ का निर्माण होता है और दूसरा जमीन में पड़ा भाग कहलाता है पदलोक। इस संपूर्ण भाग को पदलोक कहा जाता है। इस तरह पादपों में 2 तरह के होते हैं, एक जड़ तंत्र जो भूमिगत भाग है और एक जमीन के ऊपर वाला भाग कहलाता है पदलोक तंत्र। जड़ तंत्र में अगर 20 पादप है, उसमें पहले होता है प्राथमिक मूल, जो मूलांकों से विकसित होता है, उससे निकलती है द्वितीयक मूल और उससे फिर निकलती है तृतीयक मूल। इस प्रकार से ये पूरा कहलाता है जड़ तंत्र कहलाता है। जमीन के ऊपर वाला भाग में मुख्यतः तना हो सकता है, उसमें शाखा भी हो, उसके बाद पर्ण। ठीक है, तो इस तरह से एक पौधे के कायिक भाग में जड़, तना और पर्ण 3 भाग होते हैं। ये पौधा जब अपने कायिक वृद्धि पूर्ण कर चुका होता है तो उसमें पुष्प आने शुरू हो जाते हैं एक निश्चित ऋतु में या सीजन में। इसका मतलब ये हुआ कि पौधा अब अपनी कायिक अवस्था प्राप्त करके जनन अवस्था में प्रवेश कर चुका है। हमने पुष्प की परिभाषा पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि पुष्प जो है वो पौधे के प्रलोक का मॉडिफाइड या प्रवर्धित रूप है, जिसकी एक निश्चित या सीमित वृद्धि होती है। इट मीन्स फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, यानी कि प्रलोक का प्रवर्धित रूप है जिसकी सीमित वृद्धि होती है। सामान्यतः एक पुष्प में 4 भाग होते हैं और वह मुख्य पादप एक शाखा से या तने से पुष्प वृंत के द्वारा जुड़ा रहता है। जिन पौधों में के पुष्प में पुष्प वृंत होता है, इसलिए पुष्प वृंत है, उसे सवृंतक कहते हैं, सवृंतक। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पुष्पों में वृंत भी हो। जिन पुष्पों में वृंत नहीं होता उन्हें अवृंतक कहते हैं। अब मैं सवृंतक की बात करूं कि मानव में वृंत है तो वह मुख्य तने से या शाखा से जुड़ा होता है। ये उसका पुष्प वृंत है। पुष्प वृंत का दूरस्थ हिस्सा थोड़ा चपटा या खुला हुआ होता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं। और इसी पुष्पासन पर पुष्प के 4 भाग अलग अलग चक्रों में, पहला चक्र बाह्य दलों का बाह्य दल चक्र या पुंज, दूसरा दलों का चक्र दल पुंज, तीसरा पुंकेसरों का चक्र और सबसे अंदर में स्त्री केसरों का चक्र यानी कि जायज। इसमें से मैंने 2 बना रखे हैं, जैसे ये और ये हो गए बाह्य दल, ये और ये हो गए दल, ये दोनों हो गए पुंकेसर जो नर भाग कहलाता है, और सबसे अंदर की तरफ होता है स्त्री केसर या जायाम। इस तरह से हम पुष्प को बीजाणु धारण, क्योंकि इनमें बीजाणु होता है। जो मुख्य पौधा है ये 2N होता है, स्पोरोफाइट या बीजाणु कहलाता है। और इसमें नर और भागी बनता है और मादा भाग इसका होता है, इसलिए इसको बीजाणु पर्णधारी प्रलोक कहते हैं, स्पोरोफिल बियरिंग शूट। ऐसा प्रलोक जो स्पोरोफिल या बीजाणु पर्ण को धारण करता है वो पुष्प की एक और परिभाषा होगी, पुष्प बीजाणु पर्णधारी प्रलोक भी कहलाता है। अब इसके हम 4 भागों में हैं। तो जो हमने कहा था बाहर का, पहला है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज जिसे अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं, उसका एक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। ये हमने पिछले वीडियो में डाला था, जिसको कहते हैं सेपल।
सेफल सिंगुलर है और कैलिक्स प्लूरल है, यानी कई बाह्य दल जो है वह बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। दूसरा आता है दल पुंज, जिसे कहते हैं कोरोला, और इसका एक सदस्य होता है दल, जिसे अंग्रेजी में पिक्टर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो दो चक्र है जो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, ये दोनों ये कहलाते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र इसलिए कहते हैं कि ये दोनों किसी भी प्रकार से जनन में भाग नहीं लेते। इनका मुख्य कार्य है आंतरिक जनन अंगों की सुरक्षा करना, परागण में सहायता करना, ये इसका मुख्य काम होता है। अब तीसरा जो चक्र है वह पुंमंग है, पुंकेसरों का चक्र, जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम, और उसका एक सदस्य कहलाता है पुंकेसर अर्थात स्टेमन। पुंकेसर अर्थात स्टेमन, पुंकेसर को ही नर जनन भाग कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। और नंबर 4 है जायाम, सबसे आंतरिक चक्र, जिसे गाइनोसियम कहा जाता है, जिसे गाइनोसियम कहा जाता है। और इसका एक सदस्य कहलाता है आपका अंडक। अंडक इट मीन्स कार्पेट। तो हम बात जब आप नर एवं मादा एवं देख रहे हैं तो हम इन सहायक चक्रों को आज चर्चा नहीं करेंगे, हम करेंगे उमंग तीसरा चक्र, और चौथा चक्र जो है ये आवश्यक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि जनन में यही भाग लेते हैं, इसेंशियल या आवश्यक चक्र। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट, संरचना और विकास। हम जैसे कि हम जानते हैं कि पुष्प का नर भाग पुंकेसर, एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है, और इसके समूह को पुंमंग कहते हैं। प्रायः एक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। उसका आधारी भाग पतला होता है, डंठल के समान होता है, जिसे हिंदी में कुतंतु और अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है वो पराग कोष को ऊपर उठाए रखना। इस कुतंतु या फिलामेंट के शीर्ष भाग पर एक फूली हुई संरचना होती है, जिसे परागकोश या एंथर कहते हैं। परागकोश या एंथर कहते हैं। परागकोश पर कुतंतु के संधि स्थल को योजी कहते हैं। योजी या कनेक्टिव, योजी या कनेक्टिव। इस तरह से एक प्रारूपिक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। आधार के पतले और लंबे भाग को कुतंतु या फिलामेंट, ऊपर के फूले हुए भाग को परागकोश या एंथर, और उन दोनों के संधि स्थल को योजी। प्रायः अधिकांश आवृत्तबीजी पौधों में परागकोश द्विपालित होता है। द्विपालित अर्थात बाइलोब्ड होता है, और प्रत्येक पाली में 2 परागपुट या कक्ष होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी। अब परागकोश द्विपालित है और प्रत्येक पाली में 2 परागपुट या लघु बीजाणुधानी है। इसका मतलब द्विपालित में 4 बीजाणुधानी होती है। यदि हम इससे होते हुए एक अनुप्रस्थ काट काटें तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। एक पाली इधर की ओर हो गया और एक पाली इधर की ओर हो गया। इस पाली में भी 2 गोलाकार संरचनाएं, परागपुट, परागकक्ष या स्पोरेंजियम, और इधर ये होगा। तो एक पाली में 2 परागपुट होते हैं या लघु बीजाणुधानी, और दूसरे पाली में भी 2 होते हैं।
इस तरह से द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, जिनमें लघु बीजाणु बनते हैं। यही लघु बीजाणु बाद में परागकण कहलाते हैं। लेकिन मालवेसी जिसमें भिंडी, गुड़हल, कपास आते हैं, इसमें परागकोश केवल एक पालित होते हैं, मोनोलोब या यूनिलोब। अगर परागकोश एक पालित है तो इसके जो परागकोश है वो इस टाइप के होंगे। ये एक पालित है अर्थात इसके परागकोश वृक्काकार होते हैं। ऐसे होते हैं, वृक्काकार होते हैं, और उसमें 2 ही लघु बीजाणु धानियां होंगी, 2 ही परागकण होंगे। सो दिस टाइप ऑफ परागकोश एंथर इज कॉल्ड रेनिफॉर्म, वृक्काकार। इसको वृक्काकार कहते हैं। ऐसे अब आप बात करते आगे। शुरू में जब परागकोश का विकास होता है उस समय पुंकेसर बनता है, और पुंकेसर में परागकोश का विकास होता है। तो परागकोश का विकास होता है तो इसमें एक समान आकार के अविभेदित अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का एक समूह होता है, जो कि एक सामान्य बाह्य आवरण से घिरा रहता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर सभी कोशिकाएं एक समान प्रकार की होती है, जो कि एक कॉमन आवरण, एक उभयनिष्ठ आवरण बाह्य त्वचा से घिरा होता है। धीरे धीरे जब इसका विकास होता है, परागकोश का विकास होता है, तो आप देखेंगे कि उस बाह्य त्वचा के नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम अधस त्वचा कहते हैं, अधस त्वचा या हाइपोडर्मिस, फिर से बता दूं, जब परागकोश का विकास हो रहा होता है तो उसमें परागकोश के अंदर की कोशिकाएं एक समान आकार की होती हैं, जिन्हें अविभेदित कहते हैं, जो एक उभयनिष्ठ आवरण बाह्य त्वचा से घिरे होते हैं। तो बाह्य त्वचा से नीचे की जो कोशिकाएं वो अधस त्वचा या हाइपोडर्मिस कहलाती है। उस हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से आकार में थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें हिंदी में प्रपशु कोशिकाएं या आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। इन्हीं प्रपशु कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणु धानियों का विकास होता है, और इस प्रकार जब किसी अधस त्वचा की कुछ कोशिकाएं मोर देन 1 यानी एक से अधिक है, उसका मतलब एक से अधिक है, जिन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं, उनसे जब लघु बीजाणुधारी या माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास होता है तो इस प्रकार के विकास को सुबीजाणुधानी विकास कहते हैं। सुबीजाणुधानी विकास अर्थात स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें जुड़ना होता है। उस अधस त्वचा की कोशिकाओं में सबसे पहले परिणत विभाजन होता है। इसका नाम है परिणत विभाजन या पेरीक्लिनिकल विभाजन होता है। इसका मतलब एक कोशिका ऊपर बनती है, एक कोशिका नीचे बनती है। इसको आप अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स सेक्शन कह सकते हैं, जिसमें से ये प्रपशु कोशिका है, किसी प्रपशु कोशिका किसी एक का मतलब तो आप उसमें समझ लो, तो उनमें से उन प्रपशु कोशिकाओं में परिणत या परिणत विभाजन होता है। एक कोशिका बाहर की तरफ बनती है, जो बाह्य त्वचा की तरफ होगी, एक कोशिका बनेगी अंदर की तरफ अर्थात सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। बाहर वाली कोशिका को पीपी सेल अर्थात प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैरेटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, जब इसे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका अर्थात प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर केंद्र की तरफ होगा
प्राथमिक बीजाणुधन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका में अब लगातार अपनत विभाजन होता है। इस कोशिका में अब विभाजन होता है अपनत। पहले इस कोशिका में क्या हुआ था? परिणत विभाजन। एक कोशिका बनती थी बाहर की तरफ और एक कोशिका बनती थी अंदर की तरफ। इसको हमने कहा था अनुप्रस्थ कहते हैं। अब जो बाहर की तरफ वाली कोशिका है प्राथमिक भित्ति कोशिका, इसमें अपनत या एंटी क्लिनिकल विभाजन होता है जो लगातार होता रहता है। ठीक है, इसको आप अनुदैर्घ्य विभाजन भी कह सकते हैं। जिसके फल अगर मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ तो ये कोशिका ऐसी है, मैं एक विभाजन ऐसा, दो कोशिका दो विभाजन ऐसा, जो धीरे धीरे प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। और इसी प्राथमिक भित्ति कोशिका से आप देखेंगे कि 3 या 4 परतों वाली प्राथमिक भित्ति बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है, जिसे हम परागकोश की भित्ति कहते हैं। एक परागकोश की भित्ति पे कितने स्तर होते हैं वो हम अभी आप बताते हैं चर्चा करके। यदि हम किसी परिपक्व द्विपालित परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटें तो हमें इस प्रकार से एक पाली इधर और एक पाली इधर, एक लघु बीजाणुधानी, दूसरी लघु बीजाणुधानी, तीसरी और चौथी। द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी या परागपुट होते हैं। और इस परागकोश की भित्ति में जो है 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर पतली भित्ति वाला होता है, एक समान वाले होते हैं और ये परस्पर सटे हुए होते हैं जो सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। ये सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस या एपिथीसियम कहते हैं। ये है जो प्राथमिक परपसु कोशिका से बनने वाले प्राथमिक भित्ति कोशिका से बने हैं। ये नीचे बीजाणु कोशिका है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इस प्राथमिक भित्ति कोशिका से परागकोश की भित्ति बनती है। इसमें 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर को बाह्य त्वचा, जो सिंगल कोशिका की होती है, चपटे होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, इनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। और इसके नीचे जो दूसरी परत आती है उसे कहते हैं अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम या अंतस्त्वचा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम वो भी सिंगल वाली होती है, इससे बड़ी होती है, दीर्घ त्रिज्या वाली लंबा इससे बड़ी होती है आकार में। ये बन गया अंतस्थीसियम। मैं इधर लिख देता हूँ अलग से। सबसे बाहरी परत का नाम था बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। दूसरी परत का नाम है अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम। तीसरी परत का नाम है मध्य परत, मिडिल लेयर। और चौथे का नाम है पोषूतक। थोड़ा सुनने वाले से लग रहा होगा, या इसको टेपिटम कहते हैं, इसलिए इसका नाम हिंदी में निकल जाता है टेपिटम। तो सबसे बाहरी परत का हो गया बाह्य त्वचा, दूसरा हो गया अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम कोशिकाओं की परत होगी, सिंगल कोशिकाओं की है। इसके ये अनुदैर्घ्य इन परतों पर अल्फा सेलुलोज की, इसको ध्यान से सुना, अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं जो कि आर्द्रताग्राही होती हैं। आर्द्रताग्राही, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी नमी को अवशोषित करने वाली होती हैं।
नमियों से मिलती है। परंतु जब शुष्क अवस्था आती है, ड्राई कंडीशन, शुष्क अवस्था में इन अल्फा सेलुलोज के रेशेदार पट्टियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने से इस लघु बीजाणुधानी पर दबाव पड़ता है और परागकोश यहाँ से फट जाता है, परागकोश का स्फुटन होता है और इससे अंदर बनने वाले परागकण मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परागकोश के स्फुटन में परागकोश की भित्ति की कौन सी परत मदद करती है, उसका आंसर हो जाएगा अंतस्थिशियम, जो बाहर से दूसरे नंबर पर है। कारण क्योंकि उसमें अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां होती है जो आधारग्राही होती हैं। शुष्क अवस्था में इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न से मुझे दबाव पड़ता है जो कि यहाँ से फट जाती है, परागकोश का स्फुटन होता है और परागकोश के स्फुटन से इसके अंदर बनने वाले परागकण या लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। तीसरी परत जो हमने लिखा है मध्य परत, अंतस्थिशियम के अंदर छोटी छोटी कोशिकाओं वाली 1 से लेकर 3 कोशिका परत में, जो मिनिमम 1 कोश की लेयर और अधिकतम 3 कोश की लेयर, 1, 2 और ये 3 कोश की लेयर, 1 से 3 कोश की लेयर की इसकी परत में 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। ध्यान से सुनिए, इसमें सिंगल लेयर है, 1 कोश की परत, ये भी 1 कोश की परत, परंतु इसमें 1 से 3 कोश की परत होती है। ये अल्पकालिक होती है, अर्थात कुछ समय बाद डीजनरेट अर्थात नष्ट हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कुल मिला के पहले बाह्य त्वचा, फिर दूसरा अंतस्थिशियम और तीसरा मध्य परत, ये परागकोश की भित्ति की सुरक्षा में काम आते हैं। उसमें से एक विशिष्ट कार्य है, ये परागकोश के स्फुटन में भी काम आता है, सेल्स इन एंटर काम आता है। चौथी परत जो है वो सबसे मोस्ट है कोश ऊतक, पोषण प्रदान करने वाले ऊतक, इसको टैपेटम भी कहते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, एक का नाम है अमीबीय कोश ऊतक, एमीबॉइडल या पेरीप्लाज्मोडियल भी कहते हैं इसको, और दूसरा होता है स्रावी सेक्रेटियल या ग्रंथि स्रावी कोश ऊतक। अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट में स्रावी कोश ऊतक पाया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा बताऊँ ठीक से वापस। सबसे अंदर की परत ये मैंने डीजनरेट कर दिया, ये मध्य परत को मैंने डीजनरेट कर दिया, ये है सबसे कोश ऊतक। कोश ऊतक की कोशिकाएं कभी कभी बहुगुणित हो जाती है, अर्थात सामान्य बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम और मध्य परत की कोशिकाओं से इनमें गुणसूत्र 2 गुण 2 and 3 and 4 इसे कहते हैं बहुगुणित। और कभी कभी बहुकेंद्र भी, 1 से अधिक केंद्र भी में पाए जाते हैं। और ये कोशिकाएं जो है परागकणों को पोषण प्रदान करती है, जो का नाम है परागकणों को पोषण प्रदान करना, जिससे परागकण परिपक्व होते हैं, इसी का नाम है कोश ऊतक। एक और चीज है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यदि परागकणों के परिवर्तन के समय टैपेटम को नष्ट कर दिया जाए या वो नष्ट हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सा है कि कोश ऊतक या टैपेटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है, जिससे वो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं। परंतु जब उनको पोषण ही प्रदान नहीं होगा तो परागकणों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, एबॉर्टिव, अवरुद्ध या हो नहीं पाएगा, या उसे वो बंद होते हैं, अर्थात परागण में स्टेराइल, परागण में सक्षम नहीं होते। तो ये क्वेश्चन स्पष्ट हो गया कि परागकणों के विकास के दौरान यदि टैपेटम या कोश ऊतक को नष्ट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि वो पोषण प्रदान करता है तो परागकण को पोषण नहीं मिलेगा, उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और वे बंद हो जाते हैं। उसके अंदर ठीक केंद्र में प्राथमिक बीजाणुधन ऊतक होता है। प्राथमिक याद कीजिए, हमने शुरू में कहा था कि जो प्रकोष्ठ कोशिका थी आर्योजन, उसमें पहले परिणत विभाजन होता है, बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणुधन कोशिका। इस प्राथमिक भित्ति कोशिका से जो 1, 2, 3 और 4 लेयर बन गई, जबकि इससे बनेगा प्राथमिक बीजाणुधन। ये प्राथमिक बीजाणुधन ऊतक जो बाद में विकास होने के दौरान
किसमें बदल जाते हैं आपको पता है? ये बदल जाते हैं पराग और मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जो पूर्ण होती हैं और उनके बाद में ही लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। एक और चीज है इसमें कोशिका में, टेपिटम में, टेपिटम, ये टेपिटम की कोशिकाएं, इनमें वसीय प्रकृति, वसी माने लिपिड, लिपिड नेचर के, वसी प्रकृति की कुछ विशेष संरचना होती है, इसे कहते हैं प्रोयूबिस्काय, प्रोयूबिस्काय। और यह प्रोयूबिस्काय, इसमें उपस्थित एक विशेष पदार्थ स्पोरोपोलेनिन, इस पर ध्यान देना, स्पोरोपोलेनिन, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोष ऊतक या टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति या लिपिड के नेचर की संरचना होती है, जिन्हें प्रोयूबिस्काय कहते हैं। और वह स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? यूबिस्काय बनाती हैं, यूबिस्काय बनाती हैं। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन वह रासायनिक पदार्थ है, वह पदार्थ है जो कि परागकणों की बाह्य भित्ति को बनाने में सहयोग करता है, निर्माण में सहयोग करता है, और जिसके कारण परागकण जो है वर्षों वर्षों तक जिंदा रहता है। इस पर ताप का, एंजाइम का, सांद्रता का और अन्य की भौतिक कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब तक कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं खोजा गया जो स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई परागकणों के बाह्य छोर को नष्ट कर दे। यही कारण है कि परागकण जीवाश्म रूप में भी संरक्षित रहता है। एक क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि परागकणों को जीवाश्म रूप में भी संरक्षित कौन रखता है? उसमें स्पष्ट उत्तर है कि परागकण के बाह्य छोर में उपस्थित स्पोरोपोलेनिन उसे जीवाश्म रूप में भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि इस पर कोई रासायनिक पदार्थ का, भौतिक कारकों का या फिर एंजाइम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब तक ऐसा कोई नहीं खुदाई हो गया। इसलिए अगर कोई परागकण खुदाई में 2000-2000 साल पुराना मिला है तो जीवित पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब अंदर वाला मैंने बताया था कि वो क्वेश्चन है बीजाणुजन ऊतक। ये बीजाणुजन ऊतक जो है वह द्विगुणित होते हैं, और प्रत्येक बीजाणुजन ऊतक जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो वह बीजाणुजन ऊतक, प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक जो कि द्विगुणित होते हैं, टूवन होते हैं, जो बाद में पराग मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका अर्थात पोलन मदर सेल की तरह कार्य करते हैं। अब इनमें सीधे सीधे अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस डिवीजन होता है। और आप जानते हैं कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक पराग मातृ कोशिका से 4 अगुणित परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं, क्योंकि ये पहला चरण है अर्धसूत्री का और ये दूसरा चरण है। आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है तो 2n का n हो गया, ठीक है, और फिर इनमें फिर समसूत्री विभाजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण जो है वो समसूत्री विभाजन के सफल होता है। इससे भी 2 कोशिकाएं बनेंगी, इससे भी 2 कोशिकाएं बनेंगी, तो ये चारों अगुणित परागकण लघु बीजाणु बनते हैं, और यही लघु बीजाणु बाद में परागकण में बन जाते हैं। तो इसमें आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे